नमस्कार है, जय हिंद है। हर 100 साल में नॉर्मली एक करेंसी एज अ वर्ल्ड की रिजर्व करेंसी इवॉल्व होती है। जैसे कि 1945 से लेकर टिल डेट डॉलर एक तरह से इस वर्ल्ड की रिजर्व करेंसी का दर्जा लेके बैठा हुआ है। उससे पहले पाउंड के पास यह दर्जा था एंड पाउंड से पहले फिर कोई और करेंसी थी। यानी कि हर नॉर्मली 100-125 साल के अंदर नॉर्मली करेंसी का वर्चस्व चेंज हो जाता है एंड कोई और करेंसी रिजर्व करेंसी का दर्जा ले लेती है। रिजर्व करेंसी के दर्जे में फायदा यह होता है कि जिस कंट्री की रिजर्व करेंसी होती है वो कंट्री जितना मर्जी नोट छाप सकता है, मगर उसके देश में तब भी महंगाई नहीं बढ़ती, क्योंकि वो नोट छाप छाप के पूरे वर्ल्ड को सप्लाई करता है। यानी कि वर्ल्ड के अंदर महंगाई बढ़ती है मगर उसके देश में महंगाई नहीं बढ़ती। यूएस ने इसका खेल रचा था फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान एंड उसने इसको स्टैंपिंग कर दी थी सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1945 के अंदर। उस दौरान फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर में उसने मैसिव गोल्ड को इकट्ठा कर लिया और उसने अपनी करेंसी को गोल्ड बैग्ड करेंसी का दर्जा दिया और बाकी सब करेंसी को कहा, यूरो को, पाउंड को, येन को, कि अब आप मेरे डॉलर के साथ फिक्स हो जाओ, पेग हो जाओ, लिंक्ड हो जाओ। धीरे धीरे करके 1970 तक आते आते यूएस ने गोल्ड के बैकिंग में डॉलर बहुत ज्यादा छाप लिए और कई देशों को डर लग रहा था कि कहीं डॉलर ज्यादा छप गया तो डॉलर की वैल्यू खत्म ना हो जाए। तो कई देश यानी जापान या यूरोपियन नेशंस यूएस के पास आए कि हमें डॉलर के बदले वापस हमारा गोल्ड दे दे, और वहां पे यूएस ने गोल्ड देने से इनकार कर दिया और 1971 में गोल्ड की बैकिंग डॉलर के साथ खत्म कर दी और यह कह दिया कि अब डॉलर के पीछे कोई बैकिंग नहीं, अब गोल्ड का फिजिकल ट्रांसपोर्टेशन वापस नहीं होगा। इसका मतलब ये जो डॉलर एज अ करेंसी जो बैक्ड बाय गोल्ड थी वो अब फिएट करेंसी बन गई, यानी कि बैक्ड बाय नथिंग, और वर्ल्ड की सारी करेंसीज भी हर देश की बैक्ड बाय नथिंग बन गई, जिसको हम फिएट करेंसी का दर्जा कहते हैं। यूएस को समझ आया कि कहीं इससे उसके ऊपर दिक्कत ना हो जाए, इसलिए उसने फटाफट 1973 में सऊदी में पहुंच के एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट किया कि हम आपका ऑयल फॉर सिक्योरिटी प्रोग्राम रचते हैं। यानी कि हम आपको सिक्योरिटी देंगे मगर आपका जो ऑयल है उसकी जो बिलिंग होगी, यानी कि उसकी जो लिंकेज होगी, वो डॉलर में होगा, जिसको हम पेट्रो डॉलर के नाम से जानते हैं। और ये इवॉल्व होते होते कहीं ना कहीं यूरोपियन नेशन ने इकट्ठे होके यूरो एज अ करेंसी को इवॉल्व करना चाहा 1999 के आसपास, और वहां पे यूएस ने उसको टक्कर देने के लिए यूरोपियन यूनियन का जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था उसको रोक के चाइना को वहां पे खड़ा करने की कोशिश करी। हालांकि इसकी जो नींव थी वो 1980s में ही होगी थी, मगर 1999 में यूएस ने चाइना को WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बना दिया एंड उसके तहत चाइना यहां से डेवलप होने लग गया एज अ इंडस्ट्रियल हब, और यूरो जोन का जो यूरो एज अ करेंसी थे वो फॉलो आउट होने लग गई। मगर जस्ट रिसेंटली रशिया यूक्रेन के कारण ये जो यूएस और चाइना की जो शादी थी, जिसको हम चिमेरिका बोलते थे, वो शादी टूट गई। इसका मतलब ये अब यहां से रेपरकशंस बहुत सीरियसली होने वाले हैं, क्योंकि यहां पे कई देश जो आज तक डॉलर के अगेंस्ट यूएस की बॉन्ड्स को खरीदते आए थे, वो अब देश यूएस के बॉन्ड्स को नहीं खरीदना चाह रहे, जिसके ऊपर हमने कई बार ये पूरी जो ज्ञान है इसके ऊपर हमने कई बार वेबिनार्स करे, और इसी के ऊपर आज वर्ल्ड कह रहा है डी डॉलराइजेशन, और हम तो कई सालों से कहने की कोशिश कर रहे थे। मगर चैलेंज ये है कि यहां से ये डी डॉलराइजेशन के कारण वर्ल्ड का ऑर्डर दोबारा चेंज होते हुए दिखता है, और ये ट्रांसफॉर्मेशन के कारण एक तरह से वॉलेटिलिटी दिखेगी। हम में से कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक तरह से यूएस के कंट्री के अंदर कई तरह के एसेट्स या इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाई हैं। वहां पे दिक्कतें दिखेंगी, जो कि मैं पिछले 2-3 साल से जिक्र भी कर रहा हूं। चाहे आपने यूएस के अंदर एसेट्स खरीदे हो रियल एस्टेट के रूप में, या वहां पे शेयर्स में एक्सपोजर लिया हो, तो भी दिक्कतें दिखेंगी। एक दूसरी दिक्कत यह भी है कि अगर यूएस की इकोनॉमी में दिक्कत दिखेगी तो यूएस के साथ जो लिंक्ड कंपनीज है हिंदुस्तान में, यानी कि यूएस बेस्ड एमएनसीज या यूके बेस्ड एमएनसीज या यूरोजोन बेस्ड एमएनसीज, उनमें भी दिक्कतें दिखेंगी। तीसरी दिक्कत यह दिखेगी कि अगर हमारे बच्चे या हम खुद वहां पे बाहर सेटल्ड हैं, तो आने वाले समय में वहां पे सैलरीज कट डाउन, वहां पे चैलेंजिंग सिचुएशन इकोनॉमी के विदिन दिखेगी, जिसके कारण हम चाहेंगे कि हिंदुस्तान वापस आना चाहें। आज तो आ सकते हैं, मगर आने वाले समय में कहीं दिक्कतें और ना बढ़ जाए। चौथी दिक्कतें, हमारे बच्चे हो सकता है बाहर पढ़ रहे हों, ये सोच के कि बाहर ही सेटल होंगे, तो आपको दोबारा सोचना पड़ेगा।
पांचवी दिक्कत, जो बहुत बड़ी दिक्कत है जिसके ऊपर मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं, वो ये है कि यहां से आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो आप हिंदुस्तान में प्लान कर रहे हैं, जिसको हम वेल्थ मैनेजमेंट कह रहे हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग कह रहे हैं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कह रहे हैं, वो सब चेंज होने वाला है। क्योंकि आपका पैसा जो मार्केट में लगा है, मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ेगी एंड काउंटर वाइज मैनेजमेंट हो रहा है, जिसके कारण आपके कई लॉन्गर पीरियड के जो सोच वाले शेयर्स हैं, या लॉन्गर पीरियड वाले सोच वाले म्यूचुअल फंड्स हैं, या बॉन्ड्स हैं, उनमें भी दिक्कतें दिख सकती हैं। एंड इसको कायदे से मैं यूं समझाना चाहता हूं कि अगर ये दिक्कत बढ़ेगी तो वर्ल्ड में महंगाई और यूएस में महंगाई बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ेगी। और इसके लिए मैं कहता हूं कि ये जो वर्ल्ड का जो ऑर्डर चेंज होगा, यहां से अब हमें कोई और ऑर्डर नहीं चाहिए, हमें वापस हमारा पुराना सनातन इकोनॉमिक मॉडल चाहिए। एंड ये कोई सनातन धर्म इकोनॉमिक मॉडल का लिंकेज किसी रिलीजन के पर्सपेक्टिव से नहीं है, ये एक तरह से प्रिंसिपल्स, वैल्यूज, एथिक्स जो लाइफ के पर्सपेक्टिव से है, उस सोच के पर्सपेक्टिव से इकोनॉमिक मॉडल है। एंड इसके ऊपर हम वेबिनार सीरीज इनिशिएट कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में चलता चले जाएगा। और ये कोई 1, 2, 3 वेबिनार सीरीज नहीं है, ये कंटिन्यूड वर्जन में रहेगा, क्योंकि इसके ऊपर अपडेट्स होती रहेंगी और हम कि इसके ऊपर गप्पे मारते रहें, बातें करते रहें, समझाते रहें, गुफ्तगू करते रहें। ये सिर्फ पर्पस नहीं है, इसका पर्पस ये है कि इस सोच से हम अपने रेलेवेंट एक्शन ले पाए। किस किस के ऊपर? हमारे करियर पाथ के ऊपर, हमारे बच्चों की क्वालिफिकेशन और उनके करियर पाथ के ऊपर, हमारे शिफ्ट के ऊपर अगर हम बाहर सेटल्ड हैं, हमारे मनी मैनेजमेंट के ऊपर अगर हमारा पैसा डॉलर्स में या यूएस डिनोमिनेटेड एसेट्स में या यूके या वेस्टर्न वर्ल्ड में पैसा है, एंड साथ में हमारे हिंदुस्तान के विद इन हमारे बिजनेसेस के ऊपर, हमारे हिंदुस्तान के अंदर नौकरियों के ऊपर, हमारे हिंदुस्तान के ऊपर जो हमारे बच्चों का जो फर्दर करियर पाथ है उनकी क्वालिफिकेशंस के ऊपर, और साथ में हमारा हार्ड अर्न मनी यानी कि फाइनेंशियल प्लानिंग और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के ऊपर। मैं चाहूंगा कि आप ये सीरीज में डे 1 से जुड़ें, क्योंकि हमने कुछ वेबिनार्स ऑलरेडी करे थे जब इसके बारे में कोई जिक्र नहीं था, मगर अब वो सच्चाई हो रही है। और इसके बारे में ऑलरेडी इवेंट एंड टाइम एनालिसिस के तहत यूट्यूब पे मैंने कई तरह की वीडियोस एक्सट्रैक्ट डाले हुए हैं। मगर अब यहां से जो इवोल्यूशन हो रहा है, हमने सोचा कि एक बार दोबारा रीकैप करते हुए इस वेबिनार सीरीज को बढ़ाते हैं। यानी कि वेबिनार सीरीज में आप जुड़े डी डॉलराइजेशन एंड एवोल्यूशन ऑफ सनातन धर्म इकोनॉमिक मॉडल।